अपवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। परिचय, इंट्रोडक्शन। भारत में मानव सभ्यता के विकास एवं देश की आर्थिक प्रगति में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है, जो यहाँ आदि काल से ही मानव के जीवन और गतिविधि का साधन रही हैं। भारतीय नदियों द्वारा न केवल सिंचाई की जाती है, वरन बांधों द्वारा इनके मार्गों में पड़ने वाले जलप्रपातों के माध्यम से जल विद्युत शक्ति भी प्राप्त की जाती है। नदियां आवागमन की प्रमुख साधन भी हैं। प्राचीन काल में इन्हीं नदियों के द्वारा आंतरिक व्यापार होता था, किंतु रेलमार्गों के निर्माण और जलमार्गों के प्रति उपेक्षा भाव होने से इस महत्वपूर्ण साधन का विकास कम हो गया। चूंकि भारत की प्राचीन सभ्यता के केंद्र इन्हीं नदियों की घाटियों में रहे हैं, अतएव आज भी भारत के अधिकांश प्राचीन मंदिर, धार्मिक और व्यावसायिक केंद्र इन्हीं नदियों के तट पर पाए जाते हैं। ये नदियां मानव को मछली के रूप में भोजन देती रही हैं। उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में नहरों का जाल सा बिछा है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान तथा दक्षिणी भारत में उर्वर नदी घाटियों का विकास नदियों द्वारा ही हुआ है। अपवाह तंत्र के प्रकार। अपवाह तंत्र के प्रमुख रूप से 4 प्रकार होते हैं। वृक्षाकार अपवाह तंत्र, जब अपवाह की आकृति वृक्ष के समान होती है तो उसे वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहा जाता है। 2. अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, जब नदियां प्रवाहित होते हुए किसी गर्त अथवा झील में समाहित हो जाती हैं, तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। 3. आर्य अपवाह तंत्र, जब नदियां किसी पर्वत के चारों ओर विकीर्ण होती हैं, तो इस प्रतिरूप को आर्य प्रतिरूप कहते हैं। 4. जालीनुमा अपवाह तंत्र, इस प्रतिरूप में प्रमुख सहायक नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं। भारत में नदी प्रणाली। उत्पत्ति, प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पर भारत की नदी प्रणाली को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 1. हिमालयी नदियां। हिमानियों में उद्गम स्रोत होने के कारण हिमालयी नदियां सदाबहार हैं। हिमालयी नदियां का घाटियों के निर्माण, डेल्टा के निर्माण, मैदानी भाग की सिंचाई इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान है। सिंधु नदी तंत्र। पश्चिम प्रवाह नदियां वाली नदियां। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु, चिनाब, रावी, झेलम, व्यास, सतलज व सरस्वती नदियों को शामिल किया जा सकता है। ये नदियां अरब सागर में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी, इसका उद्गम स्रोत लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी की दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। सिंधु नदी पहले उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है तथा फिर हिमालय पर्वत को काटकर जम्मू कश्मीर के समीप दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख, गिलगिट इत्यादि स्थलों से प्रवाहित होते हुए ये चिल्लास के समीप पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी माशब्रूम 7821 मीटर, नंगा पर्वत 7114 मीटर, राकापोशी 7888 मीटर तथा तिरचमिर 7690 मीटर आदि ऊंची पर्वत चोटियों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, शिगार, गिलगिट, स्योक, जोस्का आदि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिम के ज्यादा पिघलने से इस नदी में बाढ़ आ जाती है। सिंधु नदी सिंधु के शुष्क प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अंततः अरब सागर में विलीन हो जाती है। हिमालयी अपवाह प्रणाली की विशेषताएं। हिमालय क्षेत्र का अपवाह अनुगामी नहीं है।
अनुगामी अपवाह के अंतर्गत जब नदियां पर्वतों से निकलती है तो उनका प्रारंभिक अपवाह पथ उसके अपवाह प्रदेश के बाल के अनुसार ही होता है, अर्थात जल अपवाह नए प्रकट हुए भूखंड के दाल के अनुरूप होने लगता है। ऐसी नदियों का बहाव मोड़ के बीच की घाटियों में उनकी रचना के अनुरूप होता है, अतः इनका अपवाह जल विभाजकों के समानांतर होता है और नदी के निचले भागों तक पहुंचने में उसे पर्वतीय क्षेत्रों का लंबा चक्कर लगाकर बाहर निकलना पड़ता है। किंतु हिमालय की कुछ नदियों का अपवाह अधिकांशतः पूर्वगामी अपवाह भी है, क्योंकि नेपाल की अरुण व कोसी एवं भारत की सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा तिस्ता नदियां हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व भी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थीं। बाद में हिमालय के निर्माण के बाद भी वे पूर्ववत बहती रहीं, क्योंकि हिमालय के ऊंचे उठने और नदियों के अपरदन की गति लगभग समान रही है। इसका प्रमाण ये है कि जहां ये नदियां हिमालय को पार करती हैं, वहां इनकी घाटियां काफी गहरी, तंग और तीव्र ढाल वाली होती है। इन नदियों द्वारा बनने वाले खंड सामान्यतः 1800 से 3600 मीटर गहरे हैं। इन नदियों में से भी सतलज, कोसी, गंडक आदि नदियां अपनी ऊपरी घाटी एवं पहाड़ियों को शीर्ष कटाव की ओर काटकर निरंतर पीछे की ओर बढ़ती रही है। सिंधु तंत्र की सहायक नदियां। झेलम इसका उद्गम स्रोत कश्मीर घाटी में स्थित शेषनाग झील है। प्राचीन काल में इसे वितस्ता नदी कहा जाता था। यह वेरीनाग से शुरू होकर उत्तर पश्चिम दिशा में 112 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हुई वुलर झील में मिल जाती है। इसके पश्चात ये हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती हुई कश्मीर की घाटी को सींचते हुए एक अत्यंत गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है। इस घाटी को बासमंगल के नाम से जानते हैं और इसकी गहराई 2.130 मीटर है। झेलम नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। ये नदी सिंधु की सहायक नदियों में सबसे छोटी है, परंतु कश्मीर में यह एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यह यहाँ का प्रमुख जलमार्ग है। चिनाब ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ चंद्रा एवं भागा हैं, जो लाहौल में बड़ा लाचा दरें 4880 मीटर से निकलती है और किलोग के समीप तंडी में मिलती है। भारत में चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। इस नदी में महत्वपूर्ण जल बिजली परियोजनाएं बगलिहार, सिलाल व दुलहस्ती बनाई जा रही है। रावी चिनाब के पश्चात यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पंजाब की सबसे छोटी नदी है और इसे लाहौर की नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों का रोहतांग दर्रा 400 मीटर है। ये रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है तथा चंबा घाटी से होकर बहती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी धौलाधर पर्वतमाला के उत्तरी और पीर पंजाल श्रेणी के पश्चिम ढालों का जल बहाकर अपने साथ ले जाती है। पठानकोट के समीप यह मैदानी भाग में पहुंच जाती है। पंजाब के गुरुदासपुर एवं अमृतसर जिलों की पश्चिमी सीमा बनाती हुई रावी नदी पाकिस्तान में प्रविष्ट हो जाती है। व्यास इसका उद्गम स्थल रावी नदी के उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड है। जहां रावी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, वहीं व्यास नदी रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे से निकलती है। ये नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिलों में प्रवाहित होती हुई पठानकोट के पूर्व में मैदानी भाग में उतरती है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यह नदी एक बड़ा मोड़ बनाती है और कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी की कुल लंबाई 470 किलोमीटर है।
सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में 4630 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राक्षसताल झील है। इस नदी को तिब्बत में लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से है। तिब्बत में इसकी घाटी अत्यंत संकरी है। ये जॉस्कर श्रेणी को शिपकीला दरे नामक स्थान पर पार कर भारत में प्रविष्ट होती है तथा हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी से इसका संगम होता है। सतलज नदी धौलाधार श्रेणी में रामपुर के निकट संकरी घाटी से होकर गुजरती है। तत्पश्चात यह नदी कपूरथला के दक्षिण पश्चिम किनारे पर व्यास नदी से मिलती है तथा फिर ये दोनों नदियां सम्मिलित होकर पठानकोट के समीप सिंधु नदी में समाहित हो जाती है। भारत में सतलज नदी की कुल लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है। सरस्वती नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक पर्वत श्रेणी है। 175 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद पटियाला में रासला के समीप घग्गर नदी सरस्वती में मिल जाती है। घग्गर से मिलने के बाद सरस्वती को हाकरा अथवा सुतार के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, करनाली, गंडक, चंबल, शारदा इत्यादि नदियां आती हैं। गंगा भारत की सांस्कृतिक विरासत की वाहक गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गंगोत्री हिमानी है। गंगोत्री केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उद्गम स्थल के समीप गंगा को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग नामक स्थल पर अलका हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तथा यहीं से मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काटती हुई गंगा नदी की उत्पत्ति होती है तथा ये ऋषिकेश और हरिद्वार में अवतरित होती है। मुख्य हिमालय के उत्तर से निकलकर जहनावी नदी भागीरथी से गंगोत्री के समीप मिलती है। ये दोनों नदियां सम्मिलित रूप से बंदरपूछ और श्रीकांत चोटियों के बीच 4870 मीटर गहरी घाटी बनाती हुई प्रतीत होती है। गंगा का अपवाह पूर्वगामी है तथा ये हिमालय की श्रेणियों से भी पुरानी है। कर्णप्रयाग के समीप पिंड नदी गंगा में मिलती है। गंगा की सहायक नदियों में रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां बाएं किनारे से मिलती हैं, जबकि यमुना, पुनपुन और दामोदर, सोन नदियां इसमें दाएं किनारे से मिलती हैं। इनमें से सोन और दामोदर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इलाहाबाद से आगे वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर आदि में पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती हुई गंगा नदी फरक्का के समीप दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर यह कई शाखाओं में बंट जाती है। हुगली प्रमुख शाखा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी एक शाखा जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और अंततः मेघना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी 8,38,200 वर्ग किमी की घाटी या द्रोणी का निर्माण करती है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी द्वारा निर्मित सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से पाया जाता है। यहाँ सुंदरी नामक पेड़ बहुत ज्यादा संख्या में पाते जाने के कारण ही इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2.510 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। गंगा स्वच्छता अभियान 14 जून 2011 को भारत ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए भी हस्ताक्षर किए गए। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए विश्व बैंक 1 अरब अमेरिकी डॉलर 4,600 करोड़ रुपए देने पर सहमत है।
साथ ही ग्रामीण आजीविका के सुदृढ़ीकरण एवं भारत में जैव विविधता के संरक्षण हेतु $24 मिलियन की राशि देने पर विश्व बैंक सहमत। विश्व बैंक जैव विविधता प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय दाता की भूमिका निभाता है। गंगा नदी प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2020 तक गैर उपचारित म्यूनिसिपल सीवेज तथा औद्योगिक कचरे को गंगा नदी में जाने से रोकना था। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण NGRBA पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत गंगा नदी के लिए योजना, वित्त, निगरानी एवं नियामक हेतु फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण तथा इसकी घाटी को व्यापक योजना तथा प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरणीय मित्र बहाव को सुनिश्चित करना। इसके तहत पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन, औद्योगिक प्रदूषण, कचरे एवं नदी के आसपास के क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन करना शामिल है। यहाँ उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 28 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ करने संबंधी परियोजना को मंजूरी दी गई। कार्यप्रणाली विश्व बैंक की सहायता से केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा शक्ति प्राप्त एवं समन्वयकारी संस्था के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण ने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिसकी कार्यप्रणाली को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। केंद्र एवं राज्य स्तर की संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण। विश्व स्तरीय गंगा ज्ञान केंद्र की स्थापना। नदी घाटी प्रबंधन को बढ़ावा। प्रदूषक प्रजनक केंद्रों में निरंतर कमी हेतु वित्तीय सहायता। गुजरात एवं उत्तराखंड संरक्षित क्षेत्रों हेतु एक नया प्रबंधन मॉडल तैयार करना, जिससे कि स्थानीय समुदायों की आजीविका भी सुरक्षित रहे। भारत सरकार की नई पहल। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान (STP) को नियमित रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया जाए, ताकि उनमें 24 घंटे नियमित काम हो सके। यहाँ उल्लेखनीय है कि सीप के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथा बिजली की नियमित आपूर्ति न होने के कारण अधिकतर STP तथा पंपिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे हैं। केंद्र ने STP एवं पंपिंग स्टेशन के रखरखाव एवं संचालन में लगने वाली राशि को योजना आयोग से केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 70 एवं 30 के अनुपात में बांटने की सिफारिश की। ये बंटवारा 5 साल के लिए होगा, 3 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। सीवेज शोधन क्षमता विकसित करने में खर्च किए गए धन से अपेक्षित नतीजे नहीं मिले, जिसके कारण थे योजनाओं का धीमा कार्यान्वयन में राज्य प्रदूषण बोर्डों का होला रवैया, STP का क्षमता से कम उपयोग, गंगा जल की सबसे खराब स्थिति कन्नौज से वाराणसी के बीच। अतः राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों, शराब कंपनियों, पेपर मिलों एवं चमड़ा मिलों के प्रदूषण पर भी ध्यान दिया जाएगा। समीक्षा। गंगा भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। गंगा की पवित्रता के आधार पर इस नदी का भारत में पारंपरिक एवं धार्मिक महत्व रहा है। आज भी गंगा के जल का प्रयोग विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है, परंतु विगत वर्षों में औद्योगिकरण, नगरीकरण तथा पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कारकों में संयुक्त रूप से गंगा नदी के जल को अस्वच्छ कर दिया है। गंगा की स्वच्छता की प्रतीक डॉल्फिन मछलियां समाप्ति के कगार पर हैं।
अतः भारत में गंगा नदी की स्वच्छता हेतु एक व्यापक कार्य योजना तथा अभिप्राय अपरिहार्य था। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने गंगा स्वच्छता अभियान की पहल की है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त राशि गंगा की स्वच्छता के समक्ष विद्यमान वित्तीय समस्या के समाधान की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। निश्चिततः आने वाले वर्षों में देश गंगा को स्वच्छ बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। परंतु साथ ही यह भी आवश्यक है कि गंगा तथा अन्य नदियों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता को व्यापक किया जाए। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए तथा अन्य नदियों को स्वच्छता हेतु भी व्यापक अभियान प्रारंभ किया जाना चाहिए। गंगा तंत्र की सहायक नदियां। यमुना नदी का उद्गम स्थल 6315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री हिमनद बंदरपूंछ चोटी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, जो गंगा के उद्गम स्थल से पश्चिम में स्थित है। ये नदी जगाधरी के निकट मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है और आगरा तक गंगा के समानांतर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। चंबल यह नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के समीप से निकलती है। राजस्थान के कोटा, बूंदी व धौलपुर में बहकर यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दक्षिणी क्षेत्र में यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं काली सिंध, सिप्ता, बनास व पार्वती। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। ये नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमि हेतु प्रसिद्ध है। घाघरा इस नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री के पूर्व में मापचा चुंगू हिमनद है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली के नाम से जाना जाता है। ये नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर दक्षिण पश्चिम की ओर से हिमालय को लांघती है। मैदानी भाग में पहुंचने पर इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं, पश्चिम की ओर करनाली तथा पूर्व की ओर शिखा, परंतु कुछ दूरी के बाद दोनों शाखाएं फिर से एक हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अवध में प्रवाहित होती हुई बिहार में छपरा के निकट यह नदी गंगा में समाहित हो जाती है। घाघरा नदी का अपवाह तंत्र 1080 किलोमीटर लंबा है। गंडक नदी धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों में इसे सालिग्रामी तथा मैदानी क्षेत्रों में नारायणी नाम से पुकारा जाता है। चंपारण जिले के समीप से यह बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी महाभारत श्रेणी को पार कर दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हुई शिवालिक श्रेणी को पाकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा तत्पश्चात आगे प्रवाहित होते हुए ये सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। शारदा नदी कुमाऊं के उत्तर पूर्वी भाग में मिलाम हिमानी से निकलती है। उद्गम स्थल के प्रारंभिक स्थलों पर इसे गौरी कहा जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। जब बाराबंकी जिले में ये घाघरा नदी से मिलती है तो इसे चौक कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां धर्मा एवं लीसड़ हैं, जो अपने ऊपरी भागों में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती हैं। शारदा व पूर्वी रामगंगा नदियां उत्तर पश्चिम से आकर पंचमेश्वर के समीप मिलती हैं। यहीं से यह नदी सरयू या शारदा के नाम से पहाड़ियों में घूमती हुई ब्रह्मदेवा के समीप मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है। बहरामघाट के समीप ये घाघरा नदी में मिल जाती है। सोन इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों 600 मीटर में है और उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यह नदी किमूर श्रेणी में मिलती है तथा उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है। संस्कृत साहित्य में इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है। बनास।
गोपद, रिहंद, कुन्हड़ इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं। अपने मार्ग में सोन नदी कई जलप्रपातों का निर्माण करती है। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। यह आरा के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। रामगंगा इस नदी का उद्गम स्थल कुमाऊं हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत नैनीताल के समीप है। ये कालागढ़ के समीप मैदानी भाग में प्रविष्ट होती है। रामगंगा बिजनौर, बरेली तथा मुरादाबाद में मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। कन्नौज के समीप ये गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा की कुल लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। दामोदर इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व में पलामू जिले में तोड़ी नामक स्थान है। कोनार, जमुनिया और बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराकर के मिलने के बाद ये बड़ी नदी का रूप ले लेती है। आसनसोल के निकट ये दक्षिण पूर्वी दिशा में मुड़ जाती है। डायमंड हार्बर के समीप ये हुगली नदी में मिल जाती है और यहीं पर रूपनारायण नदी भी हुगली में मिलती है। दामोदर नदी 541 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 22,000 वर्ग किमी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण, एवरेस्ट शिखर के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। ये नदी बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है, जिससे प्रायः बाढ़ व विनाश की आशंका सदैव बनी रहती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के सहरसा जिले में विभिन्न मार्गों में प्रविष्ट होती है। इसकी मुख्य धारा अरुणा, पुंचू के नाम से गोसाईथान के उत्तर से निकलकर बहुत दूर तक पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। भारत में कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। भागलपुर के समीप ये गंगा नदी में समाहित हो जाती है। राप्ती नेपाल के पिछले भाग से उद्गमित राप्ती नदी पहले दक्षिण तथा फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। राप्ती नदी बहराइच, गोरखपुर, गोंडा एवं बस्ती इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती हुई बरहज के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। महानंदा ये गंगा के उत्तरी तट के अंतिम सहायक नदी है। ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर गंगा में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर 5,150 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। दक्षिण तिब्बत में 1,290 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह असम हिमालय को पार करती है और आगे बढ़ते हुए नामचा बरवा पर्वत तक पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती है। इसके पश्चात दक्षिण की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रविष्ट होती है तथा फिर असम घाटी में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं मानस, भरेली, लोहित, सुबनसिरी, कामेग, अमो, संकोश, तीस्ता, दिबांग, धनसिरी, कोपरली, मेघना इत्यादि। इसकी कई अन्य सहायक नदियां इसके प्रवाह के विपरीत बहती हैं। ब्रह्मपुत्र सहायक नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तीस्ता कंचनजंगा से निकलते हुए दार्जिलिंग से बहते हुए यह नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियां रांगपो, रंगित व सेबक है। रंगित सिक्किम से निकलने वाली यह नदी राफ्टिंग हेतु प्रसिद्ध है। संकोश ये भूटान की प्रमुख नदी है जो धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है। मानस यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो तिब्बत से निकलकर बृहत हिमालय में महाखंड का निर्माण करते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। सुबनसिरी पर्वतों से निकलने के पश्चात ऊपरी असम मैदान में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात यह नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है।
यह मिरी व अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती है। धनश्री यह नागा पहाड़ियों से निकलने के पश्चात 300 किलोमीटर बहकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अन्य महत्वपूर्ण नदियां। मणिपुर नदी। यह नदी मणिपुर के उत्तरी भाग से निकलते हुए दक्षिण की ओर बहती है। इम्फाल से निकलते हुए यह नदी लोकटक झील को अपवाहित करती है तथा इरावती की सहायक नदी चिदविन नदी में मिल जाती है। कालादान नदी मणिपुर के दक्षिणी भाग के अपवाहित करते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बराक नदी नागालैंड के माउंट जायूब से निकलते हुए यह नदी मणिपुर के दक्षिण की ओर बहती है तथा एक कैची मोड़ लेते हुए बांग्लादेश की ओर बहती है, जहां यह सुरमा नदी कहलाती है। ढाका के निकट चांदपुर में यह नदी पद्मा से मिलती है, जहां यह संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। इसी के बेसिन में मासिनराम व चेरापूंजी भी स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र से अधिक प्राचीन है। इस समूह की नदियां मैदानी भाग की नदियां की अपेक्षा छोटी हैं। ये नदियां अधिकांशतः मौसमी हैं तथा वर्षा पर निर्भर हैं। वर्षा ऋतु में इनका जल स्तर बढ़ जाता है, किंतु शुष्क ऋतु में ये काफी कम हो जाता है। प्रायद्वीपीय नदियां कम गहरी हैं, परंतु इनकी घाटियां चौड़ी हैं तथा इनकी अपर्दन क्षमता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियाँ। 1 गोदावरी। स्रोत त्र्यंबकर पठार, नासिक के नज़दीक, महाराष्ट्र। सहायक नदियाँ हैं मंजरी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, साबरी, प्राणहिता। नंबर 2 कृष्णा। उद्गम है महाबलेश्वर के नज़दीक, महाराष्ट्र। सहायक नदियाँ हैं कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, मुनेरू। तीसरा है नर्मदा। उद्गम है अमरकंटक। सहायक नदियाँ हिरण, ओरसांग, बरना, कोलार, बुरहनार, तावाकुंडी। चौथा है महानदी। उद्गम है दंडा, कारण्य, पठार, रायपुर के नज़दीक। सहायक नदियाँ हैं इबमंद, हसदेव, शिवनाथ, ओक, जोंक, तेल। पांचवा है कावेरी। सहायक नदी है ताल कावेरी। उद्गम है ताल कावेरी। सहायक नदियाँ हेरांगी, हेमावती, लाके, पावड़ी, सिमसा, अर्कावती, कबानी, भवानी, अमरावती। छठा है तापी। उद्गम है बैतूल जिले में, मुल्लाई मध्य प्रदेश, मुल्ताई मध्य प्रदेश। सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, बैतूल, पाटकी, गांजल, धातरंज, बोकाड, अमरावती। पूर्वी प्रवाह वाली नदियां। पूर्वी प्रवाह वाली नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी प्रवाह वाली प्रमुख नदियां का विवरण निम्नानुसार है। महानदी। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ियों का सिहावा नामक स्थल है। इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है। यहाँ से पूर्व व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई महानदी ओडिशा में कटक के निकट बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। शिवनाथ, हसदेव, मांद और डूब नदियां उत्तर की ओर से आकर महानदी में मिलती हैं। तेल नदी बाईं ओर से इसकी प्रमुख सहायक नदी है। संबलपुर के समीप महानदी एक विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबक नामक स्थल है। उद्गम स्थल से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई और अनेक छोटी नदियों को अपने में समाहित करते हुए यह आगे बढ़ती है। उत्तर में इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, शबरी, इंद्रावती, मंजरी,
पेनगंगा, वर्धा, ताल, प्रवरा, मूला एवं वैनगंगा। दक्षिण में इसकी मुख्य सहायक नदी मंजीरा है, जो हैदराबाद के समीप गोदावरी नदी में मिलती है। धलेश्वरम के पश्चात गोदावरी दो भागों में विभक्त हो जाती है, पूर्वी शाखा एवं पश्चिमी शाखा। इन दोनों शाखाओं के मध्य एक अन्य शाखा वैष्णव गोदावरी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी के निम्न भाग में प्रायः बाढ़ आती रहती है। वर्तमान में इस नदी पर अनेक प्रकार की जल विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। कावेरी कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पर्वत में 1341 मीटर की ऊंचाई से होता है। मैदानी भाग में अवतरित होने के पूर्व यह नदी मैसूर के पठार में प्रवाहित होती है। ये नदी दक्षिण पूर्व दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में 805 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर हेमावती, लोकपावनी, शिमसा और अर्कावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि दक्षिण की ओर इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, कुबानी, स्वर्णरेखा, भवानी और अमरावती। श्रीरंगम के पास यह नदी उत्तरी कावेरी और दक्षिण कावेरी के नाम से दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कावेरी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में शिवसमुद्रम और होकेनागल नामक दो विशाल जलप्रपातों का निर्माण करती है। प्राचीन काल का प्रसिद्ध कावेरीपट्टनम बंदरगाह कावेरी नदी के तट पर ही था। कृष्णा ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के उत्तर में 1327 मीटर की ऊंचाई से होता है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा व तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 71,417 वर्ग किमी है। तुंगभद्रा का निर्माण दो श्रेणियों तुंग और भद्रा के मिलने से होता है। तुंगभद्रा का उद्गम स्थल कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पश्चिमी घाट में 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगामूल नामक चोटी है। तुंगभद्रा 640 किलोमीटर की लंबाई पूर्ण करने के बाद कुर्नूल के समीप कृष्णा में समाहित हो जाती है। कृष्णा भीमा नदी का जलग्रहण क्षेत्र 76,614 वर्ग किमी है। ये नदी दक्षिण महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है तथा विजयवाड़ा के नीचे डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कृष्णा नदी का डेल्टा गोदावरी के डेल्टा से मिला हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर रांची के पश्चिम में है। इसका प्रवाह सामान्यतः पूर्वी दिशा में है। इसका विस्तार प्रमुखतः झारखंड के सिंहभूमि, ओडिशा के मयूरभंज तथा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिलों के मध्य है। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। ये नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी का उद्गम कर्नाटक के कोलार जिले से होता है। इस नदी की दो शाखाएं हैं। एक, उत्तरी पेन्नार, यह 560 किलोमीटर लंबी है तथा कुड़पा, अनंतपुर के मार्ग से प्रवाहित होती हुई नेल्लोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 2, दक्षिणी पेन्नार, यह 620 किलोमीटर लंबी है तथा तमिलनाडु में सेलम और दक्षिणी अर्काट जिलों में प्रवाहित होती हुई कुलाडोर के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। वैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर पठार से उद्गमित होती है। इसकी कुल लंबाई 333 किलोमीटर है। ये भी पूर्वी प्रवाह वाली अन्य नदियों की भांति बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
ब्राह्मणी यह भी स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्रोत झारखंड में छोटा नागपुर पठार से रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। ब्राह्मणी नदी का निर्माण कोयल और सांख नदियों के मिलन से होता है। ये दोनों नदियां गंगपुर के समीप एक दूसरे से मिलती हैं। इसका अपवाह क्षेत्र बोनाई, तलचर एवं बालासोर जिले हैं। वैतरणी व ब्राह्मणी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले मिलती हैं। ताम्रपर्णी इस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के अगस्त्यमलय ढाल 1838 मीटर से होता है। ये नदी तिरुनेलवेली जिले से शुरू होकर समाप्त भी यहीं होती है। इस नदी की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। ताम्रपर्णी नदी कल्याण तीर्थम नामक स्थल पर 90 मीटर ऊंचे जलप्रपात का निर्माण करती है। ये नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय अपवाह प्रणाली की विशेषता। प्रायद्वीप की सभी नदियां अरब सागर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं। केवल दो बड़ी नदियां नर्मदा और ताप्ती ही पश्चिम की ओर बहती हैं। इसका कारण भूगर्भशास्त्र यह मानते हैं कि नर्मदा और तापी अपनी बनाई हुई घाटियों में नहीं बहती, किंतु उन्होंने अपनी धाराओं के लिए दो ऐसी पाटियां चुन ली है जहां की निम्न भूमि भ्रंश क्रिया के परिणामस्वरूप बन गई। ये गहरी काम भूमि से भरी हुई घाटियां उन चट्टानों में बन गई हैं जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर चली गई हैं। इन भ्रंश घाटियों की उत्पत्ति काल उस समय से संबंधित है जबकि हिमालय के ऊपर उठने के साथ साथ प्रायद्वीप का उत्तरी भाग आगे की ओर झुक गया था। उसी उथल पुथल के साथ इस प्रदेश के दक्षिण की ओर स्थित प्रायद्वीप थोड़े से पूर्व की ओर झुक गए। पश्चिमी भाग समुद्र में डूब गया एवं पूर्वी भाग का ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। प्रायद्वीप के अपवाह प्रदेश के बारे में दूसरा मत है कि प्रायद्वीप उस बड़े भूभाग का शेष अर्धभाग ये है जिसका कि पश्चिमी घाट जल विभाजक था। ये जल विभाजक स्थिर रह गया किंतु इसके पश्चिम का बहुत सा भाग अरब सागर में डूब गया। इसी कारण पश्चिमी तट पर समुद्र की गहराई केवल 182 मीटर है। दक्षिणी प्रायद्वीप की अधिकांश नदियां अनुगामी हैं, अर्थात इनका बहाव धरातल के स्वाभाविक ढाल के अनुरूप ही हुआ है। यहाँ की अधिकतर नदियां वृक्षाकार अपवाह क्रम का निर्माण करती हैं। केवल तटीय भागों में, विशेषत पश्चिमी घाट के पश्चिम में, समानांतर अपवाह क्रम मिलता है। प्रवाह प्रणाली में पश्चिमी तट की नदियों के द्वारा डेल्टा न बनाने का कारण। पश्चिमी समुद्र तट में गिरने वाली नदियां डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अनेक बड़ी बड़ी नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती तथा पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर निकलने वाली नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये नदियां बहुत कम अवसादों का निर्माण करती हैं तथा तीव्र वेग से बहने के कारण डेल्टा का निर्माण कर पाती हैं। तीव्र वेग से बहती हुई ये नदियां जब अपने मुहाने के पास पहुंचती हैं तो अपने अवसादों का निक्षेपण नहीं कर पाती। फलतः अवसाद तीव्र वेग से बहते हुए जल के साथ समुद्र में गिर जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत से भी अनेक छोटी छोटी नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां पश्चिमी घाट के तीव्र बाल से उतरने के कारण काफी तेज कटाव वाली होती हैं तथा अपने अवसादों का निक्षेपण नहीं कर पाती हैं। कड़ी चट्टानी क्षेत्र से होकर बहने के कारण इसमें अवसादों को मात्रा भी कम होती है। हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालयी नदियों के अभिलक्षण। 1. हिमालय पर्वत की नदियां अधिक लंबी हैं। 2. इनके जलग्रहण क्षेत्र काफी बड़े हैं। इनकी संख्या अधिक है। 4.
ये हिमाच्छादित प्रदेशों से निकलती हैं और वर्षा तथा बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करती हैं। अतः ये पूरे वर्ष बहती रहती हैं। 5. ये गहरे गाज बनाती हैं। 6. ये नदियां विसर्ग बनाती है और मार्ग भी बदलती हैं। 7. हिमालय की नदियां जहाजरानी तथा सिंचाई के अनुकूल है। 8. ये अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में है। 9. हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती हैं। 10. हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रायद्वीपीय नदियों के अभिलक्षण। 1. प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कम लंबी है। 2. इनके जलग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे हैं। 3. इनकी संख्या कम है। 4. 5. 6. 7. प्रायद्वीपीय नदियां वर्षों पर निर्भर करती हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ये उथली घाटियां में बहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती हैं और अपना मार्ग नहीं बदलती। ये जहाजरानी तथा सिंचाई के अनुकूल नहीं हैं। 8. प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं। 9. प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती हैं। 10. प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों ने डेल्टा के स्थान पर नदमुख बनाते हैं। पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। पश्चिम की ओर प्रवाह वाली नदियां अरब सागर में मिलती हैं। इन नदियों में प्रमुख हैं। नर्मदा इस नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की 1057 मीटर ऊंची अमरकंटक चोटी है। प्रायद्वीप की पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। नर्मदा हडिया और मांधाता के बीच तीव्र गति से प्रवाहित होती है और जलप्रपात का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नीचे भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों पर कपिलधारा प्रपात का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। कपिलधारा जलप्रपात को धुआंधार के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण नर्मदा नदी करती है। बंजर, शेर, शक्कर, तवा, गवाल, छोटी तवा, हिरण आदि नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। भदौच के निकट ये खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये प्रायद्वीप की पश्चिमी प्रवाह वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं लावदा, गज्जल, पटकी, बोदक, अम्भोरा, खुरसी, खांडू, इरतौली, खपरा, मोना, खेकरी, बोरी, पंजारा, भारे, हरकी, मनकी, गुली इत्यादि। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत नगर ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। लूनी इसका उद्गम राजस्थान में अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में। अरावली पर्वत का अन्ना सागर है। ये नदी 450 किलोमीटर लंबी अरावली के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है। अजमेर के पुष्कर झील से निकलने वाली सरस्वती इसकी मुख्य सहायक नदी है। ये नदी कच्छ के रन के उत्तर में साहनी कच्छ में समाप्त हो जाती है। साबरमती इस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जयसनमत झील है।
साबरमती प्रायद्वीप में प्रवाहित पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सांबर और हाथमती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी की कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। माही इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से होता है और यह नदी धार, रतलाम तथा गुजरात में प्रवाहित होती हुई अंततः खंभात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये नदी 560 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से अंतिम 65 किलोमीटर ज्वार के रूप में है। भारत के जलप्रपात। जब किसी पर्वत इत्यादि की अत्यंत ऊंचाई से बड़ी मात्रा में जल गिरता है तो जलप्रपात की सृष्टि होती है। ये कई कारकों जैसे शैलों की सापेक्ष प्रतिरोधकता, भूपृष्ठीय उभारों के सापेक्ष विविधता, समुद्र तल से ऊंचाई, पुनरुत्थान की प्रतिक्रियाएं तथा भूसंचलन इत्यादि पर निर्भर करता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। इनका निर्माण प्रायः पश्चिमी घाट से अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा हुआ है। प्रमुख जलप्रपातों का विवरण निम्नानुसार है। जोग यह महाराष्ट्र व कर्नाटक की सीमा पर शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। पायकारा यह नीलगिरी के पर्वतों में पायकारा नदी पर है। इस प्रपात में पानी लगभग 90 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। शिवसमुद्रम ये कावेरी नदी पर है तथा इसमें पानी लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। गोकक ये बेलगांव में गोकक नदी पर है तथा इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। येना यह महाबलेश्वर के निकट है तथा इसकी ऊंचाई 180 मीटर है। चुलिया ये चंबल नदी में कोटा के समीप निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। मंधार एवं पुनासा ये दोनों प्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर के समीप है। इनकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। बिहार प्रपात जब दक्षिणी टॉस नदी विंध्याचल के पठार को पार करके निकलती है तो बिहार प्रपात का निर्माण होता है। ये लगभग 110 मीटर ऊंचाई पर है। उपरोक्त उल्लिखित प्रपातों के अतिरिक्त भी भारत में कई जलप्रपात जल विद्युत के उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। भारत की प्रमुख झीलें। बुलर जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर बना गोखुर झील है। इस पर विवर्तनिक क्रिया का भी प्रभाव है। ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। डल झील कश्मीर की अत्यधिक खूबसूरत झील है। सांभर, लूनकरस, पंचभदा एवं डीडवाना राजस्थान की लवणीय झीलें हैं। इनसे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। उदय सागर, पिछौला, जेसमंद एवं राजसमंद राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। सांभर झील राजस्थान के जयपुर में स्थित है। भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8-7% नमक इसी से प्राप्त होता है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। गोविंद सागर हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे निर्मित विशाल झील है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर, निजाम सागर आंध्र प्रदेश मंजरी नदी पर एवं तुंगभद्रा कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेदूर बांध के पीछे बनी झील है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल्लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। चिल्का झील ओडिशा भारत की सबसे बड़ी लैगून
खारे पानी की झील है। इस झील के जल का प्रयोग मत्स्य पालन हेतु किया जाता है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के डेल्टाई प्रदेश में बनी बड़ी झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर एक लैगून झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप यहीं पर है जहां सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही है। अष्टमुडी केरल की एक अन्य महत्वपूर्ण लैगून झील है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक क्रेटर झील है जो उल्कापिंड के गिरने से बनी है। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में स्थित एक कृत्रिम झील है जिसे 1562 में यहाँ के शासक कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ये झील हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को आपस में जोड़ती है।